हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल हर घर इंग्लिश। सभी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सभी अपनी प्रिपरेशन एग्ज़ाम के लिए कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ उसे बोला जाता है साइटेशन राइटिंग। साइटेशन राइटिंग का अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है। लॉ मतलब हम लीगल प्रोफेशन की बात कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि लॉ के डिपार्टमेंट में। ठीक है, अगर आप बीइंग ए लॉयर अपने किसी भी केस को लड़ते हैं तो ट्रायल के दौरान जो जज साहब होते हैं उनके सामने आप किसी भी जो प्रीवियस केस है या हिस्ट्री वाले जो केस हैं उनके बारे में उनका संदर्भ देते हुए जब आप बात करते हैं और वो संदर्भ आपको बहुत संक्षिप्त रूप में देना होता है, उसी को बोला जाता है साइटेशन राइटिंग। अंडरस्टूड? यानी आप एक ऐसे लॉयर हैं जो कि अपने प्रीवियस केस को लेकर के जिस केस के बारे में आप जो है ट्रायल कर रहे हैं उस केस के संदर्भ में जब आप प्रीवियस ईयर्स के केस का हवाला देते हुए अपने जज के सामने बात करते हैं और संक्षिप्त रूप में आप उसे वहाँ पर संदर्भ के रूप में यूज़ करते हैं तो वो आपका कहलाता है साइटेशन राइटिंग। चलिए देखते हैं आंसर। ओके, in the legal profession, citation writing is fundamental because it ensures credibility, allows verification of legal arguments, and adheres to the formal structure required by courts, law journals, and legal academia. मीन्स लीगल प्रोफेशन में साइटेशन राइटिंग एक फंडामेंटल मतलब एक आधारित हमारा जो है वो तत्व है, क्योंकि ये इंश्योर करता है उस केस की क्रेडिबिलिटी को या उस लीगल आर्गूमेंट्स को या पूरी तरीके से जोर देता है उस फॉर्मल स्ट्रक्चर पर जो कि कोर्ट के द्वारा एक रिक्वायरमेंट होती है। या फिर अगर आप किसी लॉ के जर्नल यानी लॉ की जो मैगजीन है अगर आप उसका कहीं पर कोई हवाला देते हैं या लीगल एकेडमिया यानी कि लीगल से रिलेटेड जितनी भी आपके कोई इस तरह की चीज़ें हैं जैसे कि बुक्स वगैरह, वहाँ से आप किसी चीज़ को संदर्भ के तौर पे यूज़ करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है साइटेशन राइटिंग। Citation in law help identify the sources of legal principles, precedents, and statutory provisions that support legal reasoning. Citation law में help करता है उन सोर्सेज की आइडेंटिफाई करने में जिससे कि लीगल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। यानी अगर वहाँ पर किसी तरह का वैधानिक जो हमारी नीतियाँ होती हैं, वैधानिक जो सिद्धांत होते हैं, अगर हम उसके सोर्सेज की बात करें तो वो उसमें क्या हेल्प करता है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, या हमारे जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं उनको आइडेंटिफाई कराता है, या फिर जो हमें प्रोविज़न्स संविधान की तरफ से दिए गए हैं उनके लिए किसी तरह की कोई अपनी आइडेंटिफाई में हेल्प करता है और सपोर्ट लीगल रीजनिंग में हेल्प करता है, यानी लीगल रीजनिंग में सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो साइटेशन लॉ जो है, साइटेशन का लॉ में जो सिग्निफिकेंट रोल है वो है हेल्प identify and support. Okay, so help identify the sources of legal principles, precedents, and statutory provisions that support legal reasoning. Understood? Next, importance of citation writing in law. अब हम इसकी महत्वता को देखेंगे कि लॉ में citation writing की क्या महत्वपूर्णता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथोरिटी। आधिकारिक रूप से हम इसका यूज़ करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट्स रिलायंस ऑन बाइंडिंग और परस्यूसिव अथॉरिटीज़, एग्जाम्पल केस लॉ, स्टैट्यूट्स एंड रेगुलेशंस। मीन्स आपसे कहा जा रहा है किसी भी ऐसे विश्वसनीय चीज़ का प्रदर्शन करना जो कि हमें बांध के रखती है उस केस के साथ में जिसे हमें अधिकार मिला हुआ है। यानी अगर हम वैधानिक चीज़ों को देखें तो जो आधिकारिक चीज़ें हैं उसमें विश्वसनीय चीज़ों को जब प्रदर्शन करते हुए हम अपने केस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, एग्जाम्पल जैसे केस लॉ है या स्टैट्यूट्स या ये रेगुलेशन से, यानी वो चाहे हमारे विधि के विधान हो या जैसे कि हमारे अपनी खुद की विधियाँ हो या फिर किसी तरह का कोई केस लॉ हो, तो इसमें हमें ये आधिकारिक रूप से प्रदान किया जाता है। नंबर 2, क्लैरिटी, स्पष्टता प्रदान की जाती है। अगर साइटेशन आप देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने केस के प्रति जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर है। प्रोवाइड्स प्रिसाइज रेफरेंसेस टू सोर्सेज फॉर वेरिफिकेशन। इससे क्या होगा, जब आप संक्षिप्त रूप में अपने उस केस के सोर्सेज को का रेफरेंस देते हुए वेरीफाइड करते हैं या इस तरह की साइटेशन राइटिंग लिख कर के लाते हैं जिसमें कि आप हवाला देते हैं पुराने केसेस का या पुराने या किसी भी बुक के एग्जाम्पल का या उसको मतलब रेफरेंस देते हैं बुक का, तो इट मीन्स क्या है कि आपके जो केस है उसके अंदर क्लैरिटी है। नंबर 3, यूनिफॉर्मिटी। Establishes a consistent format that legal professionals and courts can understand universally.
ये आपको स्थापित करता है एक ऐसे फॉर्मेट के लिए जो कि लीगल प्रोफेशन में या कोर्ट में भी और साथ ही यूनिवर्सली भी समझने योग्य हो सकता है। अगर आपने किसी चीज़ का साइटेशन किया है या जो पुराना हमारा रिकॉर्ड है या पुरानी बुक्स हैं या आप उनका हवाला देते हुए बात करते हैं, उनको रेफरेंस देते हुए बात करते हैं, इट मीन्स वो सारी दुनिया में सब जगह ही उसे माना जाएगा, वो समझने योग्य होगा। कोर्ट के थ्रू भी लीगल प्रोफेशन में ये एक फॉर्मेट जो है उसको क्रिएट करता है और इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, आप एज ए बीइंग ए लॉयर आप बहुत अच्छे से अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो आपकी जो बात है उसमें स्टेबिलिटी मानी जाती है। नंबर 4, इथिक्स प्रिवेंट्स प्लेगरिज्म बाय गिविंग प्रॉपर क्रेडिट टू ओरिजिनल ऑथर्स एंड सोर्सेज। हाँ, ये ध्यान देना होगा आपको, जब आप किसी पुराने रिकॉर्ड का या पुराने किसी केस का या किसी बुक का हवाला देते हैं तो आपको उस ऑथर का भी नाम बताना होगा जिसने उस सोर्सेज को रियल में वहाँ पर लिखा था, या वो बुक किसकी है, किसने लिखा, तो उस ऑथर का नाम बताएंगे। और अगर आप पुरानी किसी रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं तो उस रिकॉर्ड को लिखने वाले के जो ऑथर हैं उनका नाम भी बताएंगे। साथ में ये सारी चीज़ें भी क्लियर करेंगे कौन सा केस था, किस सन में था। तो प्लेगरिज्म का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब कहीं से भी कोई भी इथिक्स की चोरी नहीं मानी जाती। इसमें हम क्या मानते हैं कि ये जो बात की जा रही है, अगर पुराने केसेस का हवाला दिया जा रहा है तो इसमें इथिक्स का पूरा ध्यान रखते हुए ही और ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देते हुए, उसके सोर्सेज को क्रेडिट देते हुए इसका यूज़ किया जाता है। की कंपोनेंट्स ऑफ लीगल साइटेशन यहाँ देख लेते हैं हम। की कंपोनेंट्स ऑफ लीगल साइटेशन मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं लीगल साइटेशन के। तो पहला है प्राइमरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज की बात करेंगे तो केस लॉ की अगर हम बात करें तो इंक्लूड्स द केस नेम, वॉल्यूम, रिपोर्टर, पेज नंबर, कोर्ट एंड ईयर। अगर हम किसी मतलब लॉ में किसी केस को उठा के बात कर रहे हैं पुराने, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम केस का नाम देंगे, फिर हम उसका वॉल्यूम लिखेंगे, फिर रिपोर्टर, फिर उसका पेज नंबर, फिर उस कोर्ट में जहाँ पे उसका फैसला हुआ या डिसीजन दिया गया, किस ईयर में दिया गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके फिर हम ये सब चीज़ें का हवाला देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं मार्बरी वर्सेस माडिसन 5 US 1 क्रेंच 137 1803। आप इस तरह से समझ गए होंगे। पहले हमने क्या किया, केस का नाम दिया है जिसका नाम है मार्बरी वर्सेस माडिसन। फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम 5 US है, रिपोर्टर 1 क्रेंच, पेज नंबर 137 पर है। अब कोर्ट जो है वहीं पे समझ जाइए, कोर्ट US ही होगा, US का ही कोर्ट होगा। और क्या है, ईयर 1803। स्टेच्यूज़ की बात की जाए तो क्या है, स्टेच्यूज़ इंक्लूड द टाइटल, सेक्शन एंड ईयर ऑफ इनैक्टमेंट। मतलब अगर हम वहाँ पर किसी ऐसे विधायी शक्ति की बात करेंगे या जैसे किसी कोर्ट ने उसके बारे में क्या डिसीज़न दिया था, तो हम ये अगर बात करते हैं तो आता है इंक्लूड द टाइटल। आप टाइटल को इंक्लूड करेंगे, सेक्शन को इंक्लूड करेंगे और किस ईयर में वो एक्ट लागू हुआ। ठीक है, मतलब अगर कोई विधि बन रही है, स्टेच्यूज़ मतलब अगर किसी विधि के बारे में बात करेंगे तो पुरानी विधि का हवाला हम कैसे देंगे, हम देंगे पहले उसका टाइटल, फिर सेक्शन, फिर ईयर ऑफ इनैक्टमेंट, कब वो लागू हुई, कब उसको इनैक्टमेंट में आई। एग्जाम्पल जैसे अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट ऑफ 1990 42 USC 12101। अंडरस्टूड। तो ये क्या है, ये एक विधि बनी थी या एक्ट बना था और हम उस एक्ट को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसमें साइटेशन राइटिंग में हमें अगर देखा जाए तो लिखने का ढंग बताया जाता है कि आप फॉर्मेट ऑफ साइटेशन किस तरह से यूज़ करेंगे या किस तरह से इसका अप्लाई करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। केस लॉ होगा तो केस लॉ में हम किस तरीके से चीज़ों को लेंगे, और अगर स्टेच्यूज़ होगा मतलब कोई विधि बनी होगी तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। नंबर 2, सेकेंडरी सोर्सेज। अगर बुक की बात आ जाए, अगर आप किसी बुक का हवाला दे रहे हैं तो बुक्स इंक्लूड द ऑथर्स नेम, टाइटल, एडिशन, पब्लिशर एंड ईयर। मतलब ऑथर का नाम आप इंक्लूड करेंगे, टाइटल को इंक्लूड करेंगे, एडिशन को, पब्लिशर को और उस साल को। एग्जाम्पल, ब्रायन ए गार्नर द रेड बुक, ए मैनुअल ऑन लीगल सिस्टम, 4th एडिशन। ये 4th ED लिखा है ना, मीन्स 4th एडिशन है, वेस्ट एकेडमिक 2018। अंडरस्टूड। इस तरह से हमको यहाँ पर ये चीज़ें बहुत बारीकी से मेंशन करनी होती हैं, कहीं से भी कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज बुक की बात करते हैं तो हमारा आ जाएगा पहले इंक्लूड द ऑथर्स नेम। तो इंक्लूड द ऑथर्स नेम हमारे कौन है, ब्रायन ए गार्नर। फिर आएगा आपका टाइटल, द रेड बुक। फिर आएगा एडिशन, ए मैनुअल ऑन लीगल स्टाइल, ये आपका पब्लिशर का नाम है। फिर आपका एडिशन है 4th एडिशन, वेस्ट एकेडमिया 2018, मतलब पब्लिशर और साल का नाम। इस तरीके से आप देंगे।
देखिए, पहले हमारे ऑथर का नाम है ब्रायन ए गार्नर। द रेड बुक ए मैनुअल ऑन लीगल स्टाइल, ये आपका आ गया टाइटल। फिर आपने एडिशन ऐड कर दिया, 4th एडिशन। फिर आपका वेस्ट एकेडमी 2018 मीन्स पब्लिशर का नाम और उस साल का नाम, यानी उस ईयर का नाम जिसमें ये पब्लिश हुआ। अब बात आते हैं, अगर आप लॉ रिव्यू का हवाला दे रहे हैं, कोई लॉ है जिसके या कोई आर्टिकल्स है जिसका रिव्यू किया गया है, तो उस तरह से देखिए लॉ रिव्यू आर्टिकल्स किस तरह से होता है। इंक्लूड द ऑथर्स नेम, टाइटल, जर्नल, वॉल्यूम, पेज एंड ईयर। यहाँ पे फिर से वही बात आ रही है कि सबसे पहले आप ऑथर का नाम देंगे, फिर आप टाइटल, फिर जर्नल, वॉल्यूम कौन सा था, वो कौन सी मैगजीन थी जिससे कौन से वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया, फिर आप पेज नंबर देंगे और उस ईयर का नाम देंगे। एग्जाम्पल, रोनाल्ड डॉर्किन, हार्ड कैसेस 88 हार्व एल रेव 1057 1975। ठीक है, रोनाल्ड डॉर्किन कौन है, हमारे ऑथर्स हैं। ठीक, टाइटल हमारे पास क्या है, हार्ड कैसेस है। जर्नल के वॉल्यूम की बात करें तो 88 हाव एल आर ई वी है। पेजेस की बात करें तो 1057 का पेजेस है, और ईयर की बात करें तो 1975। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट, ऑनलाइन सोर्सेज। अब क्योंकि हम डिजिटल एज में हैं तो हम ऑनलाइन सोर्सेज को भी क्या नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम ऑनलाइन सोर्सेज की बात करते हैं तो फॉर्मेट डिपेंड्स ऑन द जुरिस्डिक्शन बट मस्ट इंक्लूड द टाइटल, यूआरएल एंड एक्सेस डेट। मतलब ये फॉर्मेट हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे जुरिस्डिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें इस तरह के टाइटल, यूआरएल और डेट, किस डेट में ये पब्लिश हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अब जैसे एग्जांपल, लीगल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट इक्वल प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे आप पूरी वेबसाइट का नाम डाल दिया है आपने, फिर आपने कहा प्रोटेक्शन एक्सेस 20 जनवरी 2025। मतलब ऐसा फॉर्मेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस जुरिस्डिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसको इंक्लूड किया गया हो टाइटल और यूआरएल के साथ में और उसकी डेट के साथ में। तब आप इसका रेफरेंस दे करके अपने ट्रायल के ड्यूरिंग द ट्रायल आप जज के सामने अपना हवाला, अपने केस को लेकर के हवाला दे करके इसकी बात कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। तो ये था साइटेशन राइटिंग। मतलब ऐसी चीज़ें या ऐसा कोई भी जिसमें हम पुरानी किसी भी, अगर हम देखें तो या तो डायरेक्ट बुक्स को उठा लीजिए या ऑनलाइन सोर्सेज में से, अगर हम किसी चीज़ को ले रहे हैं ऑनलाइन सोर्सेज में, या फिर अगर हम बुक ले रहे हैं या लॉ रिव्यू आर्टिकल्स ले रहे हैं, किसी जर्नल में से कोई टॉपिक उठा रहे हैं, कुछ भी आप अगर लेंगे तो वहाँ से आपको पूरी तरीके से उस ऑथर का नाम, प्लस अगर जर्नल है तो उसका वॉल्यूम, बुक है तो बुक का नाम, उसका जो है कहाँ पे पब्लिश हुई, पब्लिशर का नाम, ऑथर के बाद इस तरीके से आप करेंगे, और फिर उसके बाद किस ईयर में पब्लिश हुई, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी रहेगी। ये थे हमारे प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज एंड ऑनलाइन सोर्सेज। ओके, देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके पहले मैंने आपको बता दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है साइटेशन राइटिंग की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको याद करिएगा, बल्कि एक नोट्स बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकें। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, और इसी तरह मैं आपकी प्रिपरेशन अपने चैनल के थ्रू करवाऊंगी। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर आएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। या दिस इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्जामिनेशन, दिस इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, अंडरस्टूड? चलिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।